छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एक ड्राइवर के घर से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। ईडी को रकम गिनने में लग गए 6 घंटे। ईडी की आशंका पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का। राहुल गांधी द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बुलाए जाने पर भड़के ओवैसी। राहुल गांधी को ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा, खानदान लेकर आओ हैदराबाद, लोकसभा चुनाव में करे मुकाबला। यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस किया दर्ज। एल्विश यादव नोएडा में कराता था रेव पार्टी। स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा, एल्विश यादव हुआ फरार। राजस्थान में फिर से फ्रंट लाइन पर आ रही वसुंधरा राजे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 58 में से 28 उम्मीदवार पूर्व सीएम के खास। 25 नवंबर को राजस्थान में होना है मतदान। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के चलते त्राही स्कूल हुए बंद। कई गतिविधियों पर लगाई रोक। मेट्रो ज्यादा चक्कर लगाकर प्रदूषण से निपटने में मदद करने की कर रही कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। पनवाड़ थाना क्षेत्र के बोरेली गांव में नदी में डूबे युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि गत 1 नवंबर को युवक नदी में नहाने के लिए गया था, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई, लेकिन शव नहीं मिला था। जिसके बाद शुक्रवार सुबह कोटा से आई एसडीआरएफ टीम ने सर्च अभियान चलाकर शव को तलाशने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने शव का खानपुर सीएससी की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जांच शुरू कर दी है। साइड पे जाओ, थोड़ा वीडियो साइड पे कर दो आप। वापस वो पहले ना ग्लव्स पहले सर बता रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा सीट के लिए डूंगरपुर से गणेश घोगर ने कांग्रेस से नामांकन भरा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक नामांकन के दौरान गणेश घोगरा के साथ रहे। 2 राष्ट्रीय दल भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से डूंगरपुर में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कह सकते हैं। ये गहलोत जी का प्यार है और गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो जनता में खास उत्साह है और उमंग है, ये है। एक रैली, एक नामांकन के रूप में आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता जोश खरोश से आया है कि राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चौथी बार रिपीट करेगी। देखो, ये संगठन का काम है, उनसे चर्चा वार्तालाप चल रही है। वो भी हमारे परिवार के ही हैं। जैसे हमारे मंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, ऊपर से पीसीसी से भी हमारे नेता बातचीत में लगे हुए हैं। तो हो सकता है जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। दरियावत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन भरा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामांकन जनसभा को लेकर विशाल रैली का आयोजन हुआ, जो लसाड़िया चौराहे से एकत्रित होकर सलूमर मार्ग, पुराना बस स्टैंड होते हुए सुभाष चौक पहुंची। कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के दरियावत विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है
पूरे क्षेत्रवासियों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित तौर पर हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय सिंह प्राप्त करेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर हमारे जो केंद्र की आदरणीय मोदी जी की जो सरकार की योजना है उस योजना के कामों को गति मिलेगी और निश्चित तौर पर राजस्थान का एक ऐतिहासिक विकास होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में गहलोत सरकार ने राजस्थान को बहुत ही पीछे धकेल दिया है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे कानून के मामले में हो, विकास के क्षेत्र में हो, किसी भी हर क्षेत्र में राजस्थान। झालावाड़ जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने एक बार फिर सुरेश गुर्जर पर विश्वास जताया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश गुर्जर को भाजपा के नरेंद्र नागर ने करीब 2200 मतों से हराया था। वहीं एक बार फिर सुरेश गुर्जर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। आज नामांकन दाखिल करने गए सुरेश गुर्जर की रैली में समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं गुर्जर ने भारी मतों से जीतने की बात कही, साथ ही कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष बालचंद मीणा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम जनता को मैसेज जो मुझे जनता ने अपार समर्थन दिया है, मैं इनका आभारी रहूंगा और इनके हमेशा इनके बीच 5 साल में जिस तरह से मैं खड़ा रहा हूँ इनके साथ उस तरह मैं खड़ा रहूंगा। मेड़ता विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण राम कलरू ने भारी लवाजमे के साथ निर्वाचन अधिकारी अर्चना चौधरी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया। मेड़ता विधानसभा में नॉमिनेशन भरने के 5वें दिन पहला नॉमिनेशन भाजपा प्रत्याशी के रूप में भरा गया। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण राम कलरू ने नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनते ही मेड़ता को जिला बनाने और 100 बेड के चिकित्सालय का निर्माण मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा पार्टी की जो संगठन से लेकर छोटे बूथ से लेकर के बड़े स्तर पर सबका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर और सिंबल दिया मेरे को और मैं सौभाग्यवान क्यों आज के मेरे आज नौवें दिन माननीय हमारे पूर्व राज्य सांसद, पूरे मंत्री हमारे डूडी साहब, हमारे महामंत्री जी साबा साहब, हमारे महेंद्र जी और हमारे तमाम संगठन के लोग, हमारे दोनों प्रधान, हमारे उप प्रधान जी, मेरे तक 36 कौम के लोग आज मुझे आशीर्वाद देने आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज या मेड़ता विधानसभा में आज हो गया है और आज 5वें दिन पहला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मण राम कलरू आकर पहला आवेदन यहां किया है और भारी लवाजमे के साथ कार्यालय के बाहर पहुंचे और उपखंड कार्यालय के अंदर 5 आदमियों को अनुमति दी गई थी। थोड़ी गहमा गहमी तो शुरुआत में हुई थी, लेकिन उसके बाद में स्थिति को एकदम शांति और सही तरीके से सुव्यवस्थित रूप से इनका नामांकन लिया गया था। आज पहला आवेदन मेड़ता विधानसभा का लक्ष्मण राम कलरू भाजपा के रूप में ये किया गया है। अब आगामी दिनों में और ज़्यादा भीड़ बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने चाक चौबंद अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है और मेड़ता उपखंड प्रशासन की ओर से पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो है वो सुव्यवस्थित की गई है। डीडी चारण, नवतेज टीवी, नागौर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से चुनावी चौसर सज चुके हैं और नामांकनों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह तीसरा मौका है जब चेतन डूडी को कांग्रेस ने डीडवाना विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में डूडी डीडवाना से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी को 40,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। आपको बता दें कि चेतन डूडी अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुल्हरी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पश्चात मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीडवाना को जिला बनाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मैं चुनाव के दौरान कोई वादे नहीं करता, क्योंकि एक परंपरा रही है कि चुनाव के दौरान जो किया जाता है, बोला जाता है, लोगों में ये एक चलन है, बात कही जाती है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डीडवाना के लिए हमारी सरकार ने, और डीडवाना ही नहीं अपितु राजस्थान में हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जनसाधारण को बड़ी राहत मिली है। और डीडवाना की हम बात करें तो डीडवाना को जिला हेडक्वार्टर, जिला अस्पताल, 4 सरकारी कॉलेज,
2 तहसील, तमाम तरीके के ऐसे काम किए गए जिससे साधारण व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि अभी जो वहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर इतना भारी लोगों का हुजूम आया, इतना भारी लोगों का सपोर्ट है, समर्थन है कि मुझे ये लगता है कि पिछली बार जितने मतों से लोगों ने यहाँ कांग्रेस को जिताया, उससे ज़्यादा मतों से इस बार कांग्रेस यहाँ से डीडवाना से जीत के जाएगी। हमारी सरकार बनेगी और सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए उनको हम बदस्तूर जारी नहीं रखेंगे, बल्कि उनमें बढ़ोतरी करेंगे। सिरोही जिले में अब सियासी पारा दिनों दिन गर्म होने लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी संयम लोढ़ा ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी शनिवार को नामांकन भरेंगे। संयम लोढ़ा ने विशाल रैली निकालकर समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन सौंपा। उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर सहयोग और स्नेह के लिए आभार प्रकट किया। प्रतिक्रिया तो सिरोही की जनता ने दे दी है, हजारों की संख्या में आशीर्वाद प्रदान करके अपना मूड बता दिया है। ये ट्रेलर है, फिल्म 3 दिसंबर को सामने आ जाएगी। ये तो बीजेपी के जिन मित्रों ने कल आप लोगों से बात की है, उन्होंने बता ही दिया है कि उनके बारे में मुझे कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। बीजेपी के दोस्त ही बता रहे हैं और पिछले कई सालों से बताते रहे हैं। अलवर भाजपा ग्रामीण से प्रत्याशी जयराम जाटव ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही नामांकन रैली का आयोजन किया जो प्रताप ऑडिटोरियम से मिनी सचिवालय पहुंची, जहां कई समर्थकों ने जयराम जाटव का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान जेसीबी और ट्रैक्टर मंगवाए गए, लेकिन इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन इस चुनावी दौर में देखने का विषय यह रहेगा कि प्रशासन इस विषय पर क्या कार्रवाई करेगा। मेरे ऊपर तो आरोप कभी किसी ने लगा ही नहीं कि हिंदू को लेकर चलता हूँ। मैं तो मेरे साथ 36 बिरादरी जिसको कहते हैं ना, और मेरे क्षेत्र में 42 जातियाँ हैं जी। कोई एक जाति, एक गांव तो ऐसा है, हमने उसको सर्वे किया, मैंने खुद ने किया, उसका गांव का और उस जाति का पता ही नहीं था, जो आपके पड़ोस में है बिलंदी में, जो कचरा कहता है। तो हमने तो गांव को देखा, 42 जाति हैं और सारी की सारी जाति हमारे साथ हैं, चाहे बेव हो, मीना हो, माली हो, जाटव हो या जाट हो, गुजर हो, राजपूत हो। अरावली विहार थाना क्षेत्र के ज्योतिराव फुले सर्किल पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने अरावली विहार थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक व्यक्ति ज्योतिराव फूले सर्किल पर रहता था और कबाड़ बीनने का काम करता था। पुलिस फिलहाल मृतक के परिजनों की तलाश करने में जुटी हुई है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश ज्योतिराव फूले सर्किल पर पड़ी हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंचा तो एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई, जैसे कि आसपास पहचान का प्रयास किया गया, मगर कोई मृतक का पता नहीं चला, जिसकी लाश जीएच अलवर पहुंचाई गई है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद पार्टियों में विरोध के स्वर भी नजर आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता आर तिवारी लगातार हवा महल से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, वहीं महेश जोशी के समर्थक आर तिवारी का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने आर तिवारी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आर तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। विरोध के स्वर कांग्रेस में भी तेज होते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आर तिवारी के लिए देखने को मिल रहा है, जो कि हवा महल से अपने दावेदारी जता रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है। सर, अभी तक लिस्ट में आपका नाम भी नहीं आया है, लेकिन आप अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं अपने आप को कैसे घोषित कर सकता हूँ शिवानी? ज़िंदगी के मैंने 47 साल इस कांग्रेस पार्टी में दिए। इंदिरा गांधी जी को 77 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको 3 दिन की जेल की सज़ा हुई थी, उस ज़माने में मैं 22 साल का था।
मैं उस समय भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी का था, मैंने तो जयपुर में गिरफ्तारी दी है। उनको 3 दिन की सज़ा हुई। भैरव सिंह शेखावत उस समय तत्कालिक हमारे यहाँ जनता पार्टी के नाम से सरकार थी, बीजेपी का पहले जनसंघ थी, डूब गई, जनता पार्टी बन गई, जनता पार्टी का अलायंस में वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा 3 दिन की सज़ा इंदिरा जी को ही, आप तो खुद गिरफ्तार हुए, माफ़ी मांगो। तो कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता माफ़ी नहीं मांग के आया। मजबूरन में 10 दिन के बाद में उनको, हम सबको बिना शर्त रिहा किया गया। तो मैं इतना सीनियर कांग्रेस का वर्कर अपने आप को कैसे घोषित कर सकता हूँ? और फिर मैं तो शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना हूँ अभी मैं 10 जुलाई को। मेरे को हाईकमान ने कहा है आप हवा महल के उम्मीदवार हैं, तैयारी करो, और उस हिसाब से मैं हवा महल विधानसभा में एज उम्मीदवार काम कर रहा हूँ। सूची तो अखबार में तो आएगी ना, सूची कौन देगा? एआईसीसी देगी। जब एआईसीसी मेरे से कह रही कि आप अपना काम करो, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और कल मैं नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ 4 तारीख को। मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, मोटरसाइकिल पे जा कर के अपना फार्म भी दाखिल करके आऊँगा। मेरा जो मुहूर्त टाइम है, शुभ घड़ी है, वो 12:05 से लेके 12:50 तक की है। कल मैं मोटरसाइकिल पे जो भी मेरे कांग्रेस के मित्र जिनके पास दुपहिया वाहन है, मैं उनको साथ लेकर के कल मैं अपना हवा महल में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर रहा हूँ। सर, हवा महल से महेश जोशी जी जो कि सीएम के एकदम नज़दीकी माने जाते हैं, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा मेरे पास आला कमान से बात हुई है मेरी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपका नाम फाइनल है? जब हाईकमान कह रहा है तो मैं क्यों उसके ऊपर संशय करूं? आज उन्होंने 3 दिन से जो कुछ वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थक, मैं जानता हूं कि उनके, मेरे को लगता है महेश जोशी जी उनसे कह नहीं रखे, लेकिन अटैचमेंट हो जाता है कार्यकर्ताओं का नेता के साथ में। लगातार 5 साल उन्होंने हवा महल में काम किया, लोगों का व्यक्तिगत अटैचमेंट भी हो जाता है, तो लगता है कि हमारे नेता के साथ में ठीक नहीं किया। समझ कि पार्टी तो अपना फैसला करती है ना। अब फैसले में कौन आएगा ये पार्टी हाईकमान तय करता है। बदलते हैं, बहुत सारे चेहरे बदले। हमने आज ही पढ़ा कि 8 हमारे मंत्रियों के चेहरे बदल गए, कई विधायकों के चेहरे बदल गए। तो ये बदलाव ज़िंदगी में हर क्षेत्र में आता है और हमको तैयार भी। मैंने 47 साल की तपस्या के बाद में आज मेरे को जिलाध्यक्ष भी बनाया गया और मेरे को उम्मीदवार बनाया गया, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा ना। मेरे को याद है शिवानी, 2008 में भी महेश जोशी जी जब विधानसभा के हमारे किशनपोल से हार चुके थे 2003 में, तो उसके बाद में जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए तो अश्कली टांक हमारे राजस्थान के जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके थे, यहाँ किशनपोल में आकर के उम्मीदवार बन गए। महेश जोशी जी को उस समय भी नहीं मिला था, लेकिन उनको सब्र था। और 6 महीने बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी ने उनको नवाजा, लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। तो ये फैसले बदलते रहते हैं। महेश जी के साथ में पहली बार थोड़ी बार अश्कली टांक भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो मेरे को भी हाईकमान ने दिया है, अब क्यों सोच समझ के दिया है, अब ये तो हाईकमान सोचे। इसमें कोई व्यक्ति से मेरा महेश जोशी से संबंध है, वो मेरे छोटे भाई हैं। 1990 में भी उनका मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। लोकसभा जब वो विधानसभा के चुनाव लड़े तत्कालिक हवा महल, उस समय राजस्थान के बड़े नेता हुआ करते थे भंवरलाल शर्मा, ये सेवा दल के अध्यक्ष थे राजस्थान के। तो जब इनको तो 1990 में भी मौका मिल गया था। तो ये तो पार्टी किसको कब मौका देगी ये फैसला तो हाईकमान का है। इस मामले में मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी तादाद में महेश जोशी जी के जो समर्थक हैं वो आपके लिए विरोध जता रहे हैं, पीसीसी कार्यालय हो या वॉर रूम हो। क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो उनका समर्थन आपको मिलेगा? अरे वो कांग्रेस के हैं, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तो कांग्रेस नहीं चलेगी क्या? महेश जोशी जी से पहले ब्रजकिशोर शर्मा भी थी यहाँ, क्या उनका टिकट काटा था, महेश जोशी को मिला। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो महेश जोशी के लिए भी काम कर रहे थे। ये पार्टी का वर्कर, मैं कहता हूँ 2-4 दिन में जब पर्सनल अटैचमेंट खुलता है तब लगता है पार्टी का। और शिवानी एक बात और कह रहा हूँ, लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने नेताओं को दल बदल करते देखा है। कार्यकर्ता के नाम पे किसी अखबार में कभी नहीं आएगा कि किशनपोल के 100 कार्यकर्ता कहीं चले गए या हवा महल के 50 कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का ईमान धर्म पार्टी, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में रहते हैं। अब होता है, अब आप 5 साल लगातार आप उनके दुख दर्द में शामिल होते हो, उनके कहने से आप काम करते हो, लगता है कि
हमारे नेता का टिकट कैसे हट गया। तो ये मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। स्थितियाँ साफ हो जाने दो। ये सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, मैं कांग्रेस के नेता के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में काम कर रहा हूँ, वो सब कांग्रेस का काम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत ये टिकट मेरा थोड़े ना, व्यक्तिगत तो मैं कभी भी लड़ सकता था, लेकिन कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के साथ रहेगा, वो सब मेरे साथ में आएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि कहीं मेरा विरोध नहीं किया। वो कह रहे हैं कि उनका नाम सूची में क्यों नहीं आया, हमारे नेता इतने बड़े नेता हैं, उनका तो पहली सूची में आना चाहिए, हमारे नेता का नाम डिक्लेयर करो। मेरे ख्याल में मैंने उनकी बाइट भी देखी टीवी पे, उनसे पूछा गया क्या तिवारी जी के कारण से आप नाराज़ हो, तो किसी साथी ने ये नहीं कहा कि हम तिवारी जी से नाराज़ हैं या तिवारी जी के टिकट। वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध तिवारी जी से नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 साल में विकास का जो नए आयाम महेश जोशी जी ने अपने क्षेत्र में किया, तो जब वो काम कर रहे हैं तो उनको क्यों हटाया, उनको क्यों रखा जा रहा है, उनको डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो। ये उनका है, तो ये उनका, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत आदमी के साथ में अटैचमेंट हो जाता है। स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। 6 तारीख लास्ट है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जिला अध्यक्ष के रूप में मेरे को नवाजा गया, उम्मीदवार मेरे से कहा गया, फिर भी फैसला अगर मेरे पक्ष में नहीं करेंगे, मैं हाईकमान नहीं हूँ, मैं हाईकमान के हर निर्णय का पूरे मन से, वचन से, कर्म से उनका पालन करूँगा। मेरे को आज तक उम्मीदवार के रूप में कहा गया, मैं कल नामांकन डालूँगा। 6 तारीख को हो सकता है और किसी का आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो मैं कोई बगावत नहीं करूँगा। मेरे को लगा कि हाईकमान इज हाईकमान। मैं कार्यकर्ता का हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूँगा। मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया, मेरे मित्रों को अच्छा लगा, पूरे शहर में लगा कि किसी साधारण कार्यकर्ता को भी आप राजधानी का जिला अध्यक्ष बना सकते। सर, आपके सामने अगर आपको टिकट मिलता है तो आपके सामने भाजपा से बाल मुकुंदाचार्य है, क्या समीकरण बैठाएंगे आप? नहीं तो बाल मुकुंदाचार्य भाजपा के कब हुए, वो किस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं यही कह रहा हूँ कि देश में भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर अपना नैतिक पतन करा चुकी है। राजस्थान में या तो बीजेपी है या कांग्रेस, तीसरे दल का यहाँ कोई प्रादुर्भाव नहीं है। सवाल है कि जो हवामेल में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के खिलाफ, सत्ता हमारी है, हमारे खिलाफ में छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन करते रहे, तो वो वर्कर था जो 25 साल 30 साल से बीजेपी में काम कर रहा है। मुकुंदाचार्य महाराज, वो तो महाराज हैं मंदिर के। और मैं कह रहा हूँ शिवानी, ये वो तो महाराज कौन से मंदिर के मुझे ध्यान नहीं, वो हाथोज के हनुमान। लेकिन जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये हमारा मंदिर है पैदाइशी। श्याम बाबा जो खाटू के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारा मंदिर है बाबा श्याम का। यहाँ खाटू श्याम जी की शीश की पूजा होती है, हमारा पैतृक मकान है। तो मैं तो पैदाइशी हूँ। इस उम्र में भी मैं, अब मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, आज मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं वो पुजारी। तो मैं तो खुद श्याम भक्त हूँ। हमारे यहाँ तो श्याम बाबा का मंदिर है। अब वो महाराज बन जाओ मंदिर के नाम पे, वो मैं पेशा नहीं है मेरा। मैं जनता की सेवा करता हूँ। अगर आप एक हो साहब वो तो मंदिर के हैं, तो उनसे पुराना मंदिर तो कहीं भी, जयपुर में कल्याण जी के रास्ते में श्याम जी का मंदिर पूरा राजस्थान जानता, हमारे यहाँ था। अगर मैं पुजारी के रूप में अगर उनको मान्यता मिली है, तो भाई उम्र में भी मैं बड़ा हूँ, सेवा करने में भी बड़ा हूँ। बाबा श्याम का मैं पुजारी हूँ, उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो महंत हैं, वो महाराज हैं, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ लग जाएंगे। मेरे को लगता है उनको भी परेशानी तो आएगी। तो ये थे हमारे साथ आर तिवारी, जिनका कहना है कि महेश जोशी जी और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वहीं इन्होंने अशोक गहलोत की गारंटी योजनाओं के बारे में भी बताया और साथ ही कहा कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम जनता के लिए, जनता के हित में कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। सांगनेर से भाजपा प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भारी हुजूम के साथ आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें, पर्चा दाखिल करते समय भजनलाल शर्मा के साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और टिकट मिलने पर जो विरोध उनका कर चुके हैं
आपको बता दें अशोक लाहोटी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मौजूद रहे। नवतेज टीवी से खास बातचीत में भजनलाल ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि विरोध करने वाले भी साथ हो जाते हैं। गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए भजनलाल ने कहा कि प्रदेश की जनता बढ़ते अपराधों से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई अच्छे से तय करेगी। और क्या कुछ कहा भजनलाल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। सांगानेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने यहाँ से नामांकन भरा है। सर, आज नामांकन भरा है और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। जो पहले आप विरोध में थे, जिनके समर्थक विरोध में थे, आज वो अशोक लाहोटी जी भी आपके साथ मौजूद थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। एक दिन 2 दिन मन में कोई बात रहती है और वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक होता है। और पार्टी में जब 10 कार्यकर्ता काम करते हैं तो टिकट एक को मिलता है। तो हम इस बात को पहले ही कह रहे थे और अशोक जी हमारे साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने हवा बनाई थी कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी, जब 124 उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी, तो वहीं आज जब कांग्रेस की लिस्ट आई है तो उनके पास में उम्मीदवार कम पड़ रहे हैं मजबूत सीटों पे। भले हम विद्यानगर की बात करें, सांगानेर की बात करें, झोटवाड़ा की बात करें, हवा महल क्षेत्र की बात करें। कल एक साधु संत महंत बालमुकुंदाचार्य ने भी हवा महल से अब बीजेपी ने उनको टिकट दिया। तमाम इन सीटों पर कांग्रेस अभी टिकट तक जारी नहीं कर पाई है। देखिए, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। राजस्थान क्या पूरे देश में से डूब रहा है। उनके लोग धीरे धीरे निकल करके जा रहे हैं। उनको पता है कांग्रेस का भविष्य नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह की भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसके लिए जनता में कोई स्थान नहीं है और जनता कांग्रेस को पूर्ण रूप से नकार चुकी है। आने वाले समय में देख लेना कि राजस्थान में कांग्रेस की क्या दुर्गति होती है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, और सांगानेर की विशेष बात करें तो सांगानेर में भी अपराधी लगातार पैर पसार रहे हैं। कई तत्व, आपराधिक तत्व सांगानेर से जगतपुरा इलाके से पकड़े भी गए थे। तो उस दिशा में आगे क्या आपकी कार्य योजना रहेगी? देखिए, जहाँ सरकार कमजोर होती है वहाँ ऐसे लोग सर उठाते हैं, लेकिन जब सरकार मजबूत होती है ये लोग कहीं दिखते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब मजबूत सरकार आएगी ऐसे लोग कहीं नहीं देखेंगे आपको। पहले देखते थे देश के अंदर कहीं ना कहीं बम फूट जाता था, आज कहीं आप देख रहे हो क्या? कहीं मंदिर पे हो जाता था, गिरजाघर पे हो जाता था, स्टेशन में फूट जाता था, बस स्टैंड में फूट जाता था। देश की सरकार मजबूत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कोई आंख में नहीं उठा सकता। राजस्थान में सरकार मजबूत रहेगी, इस तरह के लोगों को कोई स्थान नहीं है। वो लोग अपने आप स्थान छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भजनलाल शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की खूबसूरती का इन्होंने जिक्र किया, पहले इनके विरोध में बीजेपी के ही प्रत्याशी अशोक लाहोटी जी और उनके समर्थक थे, आज वही अशोक लाहोटी आज इनके समर्थन में दिखे, इनके साथ में दिखे। पूरा नामांकन प्रक्रिया के दौरान इनके साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। और न सिर्फ अशोक लाहोटी बल्कि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व विधायक और इस समय वर्तमान में राज्यसभा से सांसद घनश्याम तिवारी भी इस नामांकन प्रक्रिया में भजनलाल शर्मा के साथ में दिखाई दे। बढ़ते अपराध और महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार के ऊपर भजनलाल शर्मा ने साफ कह दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इन अपराधियों को, ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से चेतावनी है, या तो वो अपराध छोड़ दें या राजस्थान छोड़ दें, क्योंकि आने वाले समय में जब भाजपा की सरकार यहाँ से बनेगी तो इन अपराधियों का काम तमाम हो जाएगा, इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। लूनी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर पूर्व में 2 बार विजय हुए विधायक जोगाराम पटेल पर भाजपा ने एक बार और दांव आजमाया है। पिछली विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह बिश्नोई को उन्होंने काफी अंतर से हराया था। लंबे इंतजार के बाद लूनी विधानसभा से मिली टिकट के बाद उनके सैकड़ों समर्थक माला साफा पहनाकर उनका स्वागत करने के लिए उनके घर पहुंचे। मैं पुनः मेरे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और लूनी क्षेत्र की आम जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुसार मुझे लूनी का प्रतिनिधि बनाया है। मैं एक निमित्त मात्र हूं, लेकिन मेरे सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में रात और दिन लगेंगे और हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व आम आवाम की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ तो तमाम पार्टियां हर जुगत में लगी है, तो वहीं दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पांडे ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या कुछ कारण रहे पार्टी छोड़ने और आखिर क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जानने के लिए नवतेज टीवी ने की खास बातचीत मनोज पांडे से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब बहुत कम दिन उसमें बचे हैं, तारीखें की घोषणा हो चुकी है और दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें तो अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही भजनलाल शर्मा जी अपना नामांकन भर के गए थे और दल बदलने का सिलसिला जारी है। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच है कि उन्होंने क्यों अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करी। ऐसे ही पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कारण रहे पार्टी छोड़ने? देखो, पार्टी छोड़ने का मूल कारण तो जो हमारी पार्टी थी, जो तुष्टीकरण की एक राजनीति करती है, उससे बहुत पीड़ा होती है। पर एक समय हो गया, दम घुटने लगा, कब तक झेलें। कहीं तो आप 5 लाख रुपए भी नहीं दे पाते हो, कोई आत्महत्या कर लेता है तो, और कहीं एक विशेष समुदाय के दबाव में 50 लाख रुपए एक दिन में दे देते हो। तो इसका क्या कारण है? ऐसा आपको क्या, आपका जो विजन है वो गलत है। और अशोक गहलोत जी जो कहते थे ना कि कांग्रेस सरकार रिपीट होने वाली है, तो उन्होंने अपना सपना पूरा किया है वास्तविक। उन्होंने केवल प्रत्याशी रिपीट किए हैं। जो 200 विधानसभा में जो प्रत्याशी थे या जीते हुए हारे हुए, उन्होंने जो एक लूट के अड्डे बनाए, वो लोगों का इस तरीके से चरम सीमा उनको लोगों के गले घोंट दिए कि लोग कह नहीं पा रहे थे। तो हमारा भी दम घुटता था। और जो बीजेपी और बीजेपी के संगठक जितने भी इनके विकल्प और प्रकल्प हैं, उनके जो कार्य हैं वो काबिले तारीफ हैं, और जो मेरा कार्य करने का तरीका है वो उससे मैच करता है। इसलिए आप लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे हो, आप बीजेपी में आप शामिल हो पिछले 4.5-5 साल से, जैसा कि आपने कहा कि प्रत्याशी रिपीट हुए हैं। अगर वही प्रत्याशी रिपीट करने थे जिनमें मैक्सिमम परसेंटेज आज भी अगर हम देखें तो जो पायलट समर्थक लोग थे उनको रिपीट किया गया, यानी कि ये साफ है कि पायलट के सहारे ही कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान की वैतरणी पार करना चाहती है। तो फिर इतना झगड़ा जो 4.5-5 साल हुआ वो किस वजह से हुआ? देखिए, इनका कोई झगड़ा नहीं है। इनको 5 साल इनको निकालने थे अपने, जो इन्होंने बड़े तरीके से निकाल दिए। और जनता को यानी मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से जो एमएलए और एमएलए प्रत्याशी और एमएलए जिनमें मंत्री भी थे, उन्होंने पूरी सरकार को बड़ा ही सरकार रोकने के नाम पर ब्लैकमेल किया है, मेरा यहाँ तक मानना, और आम जनता जानती है। तो जो हम जैसे कार्यकर्ता थे, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता, उनको कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो केवल, और हमको तो कुछ चाहिए भी नहीं क्यों, हम तो कार्यकर्ता हैं। किनको मिला है? एमएलए के घर वालों को, या आपका सपोर्टर, राज्य मंत्री भी आप ही बन रहे हो, आपको टिकट भी आप ही लोगों को मिल रहे हैं, तो कांग्रेस का भला होगा। जो उनकी नीति है वो काफ़ी ही, यानी जो उनकी सोचोगे तो जितना ही आपको गलत लगेगा। तो हमारे साथ मनोज पांडे जी, इनका साफ तौर पर कहना है पूर्व में, क्योंकि ये कांग्रेस में रह चुके, कांग्रेस के अंदर की राजनीति ये बहुत अच्छे से समझते हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूरे 4.5 साल 5 साल सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा या जनता को लूटने के अलावा गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा कहना है पूर्व कांग्रेसी रह चुके, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके मनोज पांडे का। खैर, अब देखने वाली बात ही होगी कि मनोज पांडे ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, मोदी जी की विचारधारा से ये प्रभावित है और गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ इन्होंने ये कदम उठाया और भाजपा ज्वाइन की। अब देखने वाली बात यह कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या कुछ नुकसान ये कांग्रेस को पहुंचाते हैं और फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अलीगढ़ जिले की कोतवाली खैर पुलिस के हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी मिली मां की मौत के मामले में थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे बेटे को थाने में बिठाए जाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा थाने में बिठाए गए युवक को कुछ घंटे के बाद थाने से छोड़ दिया गया, जहां थाने से छोड़े गए युवक का आरोप है कि जब वह अपनी मां की मौत की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ थाने पर शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उसकी मां की मौत से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ के मुकदमे दर्ज करने के बजाय उल्टा उसको ही थाने के अंदर बिठा लिया और कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित युवक ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने पहुंचा और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी। मेरे ताऊ ने मारपीट करी है मेरी मम्मी से, उनके लड़कों ने भी करी है, रास्ता में की है दरवाजे के आगे नगला मिलाल में। उन्होंने मारपीट के मम्मी को, मतलब मम्मी ने फांसी खुद लगाई है, उन्होंने लगाई है ये नहीं मालूम कर रही, ठीक है ना। और वो फरार डोला है उसी दिन से। 30 तारीख की बात है, चौथा दिन है आज, कोई ना हुई खैरिज, कोई ना हुई, जिसने दी मेरे भाई ने, मगर कोई
सहारनपुर के चिल्काना थाना पुलिस और स्वाट टीम ने हत्या मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी तक फरार हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका के जीजा तौकीर ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी छोटी साली को सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 4 मोबाइल, 2 छुरी और 3 बाइक बरामद की है। ये 24-25 रात की घटना हुई है। इसमें एक मृतका को 4 लोग घर में घुसते हैं, 4 से 5 लोग अंदर घुसते हैं और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। उस घटना में एसओजी पुलिस लगी हुई थी और अपनी थाना चिल्काना की पुलिस लगी हुई थी। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखते हुए और बाकी सर्विलांस का प्रयोग करते हुए पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना का मेन मोटिव और मेन मास्टरमाइंड तौकीर है। तौकीर जो मृतका है उसका बहनोई है और उसको उसके साथ प्रेम प्रसंग था उसका, और इसी बात को लेकर उसको ये बात पता थी कि उसका 1 महीने में उसका निकाह होने वाला है और ये बात उसके दिमाग में थी, अगर उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो तौकीर ने इसमें उसका एक मित्र रहमान जो उसके साथ हिमाचल में ही रहता है, उसके थ्रू 5 से 6 लड़के उसने तैयार किए थे। उनको सुपारी दी गई थी, उनको पैसे दिए गए थे और इनकी प्लानिंग पहले अपहरण की थी, लेकिन बाद में प्लानिंग चेंज होके उसके मर्डर की बन गई। और इसमें हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो शोएब के अकाउंट में शोएब, हुसैन और नौशाद, अलचमद और तालिब और पप्पू, ये 6 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। बिजनौर के सियोहारा क्षेत्र के धामपुर रोड पर रोडवेज बस और तारकोल से भरे ट्रैक्टर के पीछे लगे टैंकर के आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में टैंकर में भरा खोलता हुआ तारकोल बस में बैठी सवारियों पर जा गिरा। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सियोहारा के सरकारी डॉक्टर विशाल दिवाकर का कहना है कि 6 लोग तारकोल से झुलस गए, उसमें कई लोग 80% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये सुबह एक तारकोल का ट्रैक्टर और टैंकर सियाहारा से धामपुर की तरफ जा रहा था और पीछे से आती हुई रोडवेज बस ने उसे तेज़ी से टक्कर मारी, जिसमें उसमें गर्म गोल तार था। वो गोल तार छलक के जो मुसाफिर बस में बैठे थे और जो ट्रैक्टर पे सवार लेबर थी उस पर सब पे गिरी। और ये हादसा देख के गाँव वाले इकट्ठे हुए। उधर से मैं अपने घर से आया जल्दी से। हम लोगों ने 112 पे और 108 पे फ़ोन करा, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए। इस बीच में हमने एक 3 व्हीलर लेके पकड़ा और सभी जितने भी पीड़ित थे उन्हें छोटे 3 व्हीलर में बैठा के। अलीगढ़ में थाना टप्पल क्षेत्र के कस्बा में पति द्वारा पत्नी की हत्या कर पुलिस थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल किए जाने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार शादी के कुछ दिन तो दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद से ही गुलाब शाह को उसकी पति सादिक और ससुराल के द्वारा किसी न किसी बात पर टॉर्चर करते हुए परेशान किए जाने लगा। वहीं शादी के बाद भी पत्नी गुलाब शाह मोबाइल पर किसी युवक से बात करती थी। किसी दूसरे युवक से पत्नी को फोन पर बात करते हुए देख उसके पति ने कई बार पकड़ लिया था, जिसके चलते पति अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं ससुराल वाले मौके से फरार हैं। मेरी बहन के साथ में अभी 10 मिनट पहले ऊपर गई थी, पता नहीं ऊपर जाके उसने क्या करा। मैं गई हूँ तो मैंने देखा तो दीवार लग रही थी, फिर मैं दूसरे घर से कूद के गई हूँ छत से। जब मैंने सबको इकट्ठा करा, मैंने गेट खोले तो देखो तो वहाँ पड़ी थी जहाँ पे वो संदूक रखा था। 30 अप्रैल को हुई हमारे साथ। 30 अप्रैल को 7 महीना चल रहा है। कुछ भी नहीं थी, बस आके कपड़े मांगे, ये कपड़े, ये कम्बल देने गई है कि कम्बल दिया। हमारी सास वहीं पे है तो कह रहा है बिस्तर दे दो भाभी। मैंने की ठीक है। ये कह रही है कि कम्बल मैं दे देती हूँ छत पे जाके, तो ये कम्बल देने गई है। इतने में तो 10 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ। और ये लड़ते तो आवाज तो आती नीचे, कोई नहीं। छोटी वाली नंद थी ऊपर, ये वो दोनों बहन भाई भाग गए। छोटी बहन तो यहाँ से लगी है और भाई भागा छत से। मैं छत से एकदम गई हूँ, मेरे को भागने की आवाज़ आई। मेरे की पता नहीं क्या हो गया, मैंने आवाज़ लगाई है तो गेट नहीं खोला किसी ने। मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था, मैं इससे बात कराने।
जनपद एटा के अवागढ़ कस्बे में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान से शातिर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। सराफा व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। दुकान के है ना थैला उठा के लेंगे जी। दो आदमी थे हाँ हाँ अच्छा फोटो जो है उनका क्लियर फोटो है अच्छा तो सामान मेरा ज्वेलरी थी और चांदी का सामान था और कैश भी था। कैश मेरा 30,000 कैश था। सोने में कम से कम 50-55 ग्राम तो सोना हुआ मेरा ज्वेलरी का। वहाँ पर 2-2.5 किलो चांदी थी मेरी। तो लेकिन मेरे दुकान में 4 लाख की तो है ये मेरी। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात की जाए दिल्ली और एनसीआर की तो AQI लगभग 400 के पार हो चुका है। वहीं इस विषय में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्मोक टावर तो दिल्ली में बंद है। सरकार को सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि प्रदूषण को लेकर काम करना चाहिए। वहीं आगे कहा जो सड़क खराब है उसकी मरम्मत करनी चाहिए। जो सड़क या फुटपाथ टूटा हुआ है उसको रिपेयर करने की जरूरत और हर जगह पेड़ पौधे भी लगाने की जरूरत है जिससे प्रदूषण रुक सके। साथ ही भाजपा और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, काम नहीं करते। अगर यह काम दिल्ली में पहले हो जाता तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ता। 40% के करीब वाइकुलर पोल्यूशन की वजह से। अब वाइकुलर पोल्यूशन किस लिए है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 दिन में या 2 महीने में तो नहीं आएगा। आप स्कूल बंद कर दो, आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं। ये निश्चित तौर पे लेने चाहिए, हम इसके हक में। लेकिन अगर आप राउंड द ईयर काम करो, इसी दिल्ली को ग्रीनेस्ट और क्लीन सिटी का अवार्ड अमेरिका ने दिया था और यहाँ की चीफ सेक्रेटरी थी उस समय की शैलजा चंद्रा जो अवार्ड लेने के लिए जो है अमेरिका गई थी। उसी दिल्ली को आज सब लोग पोल्यूटेड कह रहे हैं, तो कुछ तो गलत किया होगा ना आपने। मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले होंगे तो डस्ट ज़्यादा समय तक उड़ेगी, फ्लाईओवर चेंज होंगे, डिले होंगे या सरकारी प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ेगी तो नेचुरली डस्ट पार्टिकल होंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, सेंटर वर्जिस पे ग्रीनरी नहीं है, फुटपाथ टूटे हुए हैं, तो 10 पार्टिकल नहीं हवा में आएंगे तो क्या? चुनाव आते ही ईडी की भी एंट्री हो गई। नवंबर महीने में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जनता के बीच जाकर वादे और दावे कर रही है, साथ ही जीत का दम भी जता रही है। बात अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की करें तो 25 नवंबर को राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी जीत की गारंटियां जनता को लुभाने के लिए ला चुकी है, लेकिन ईडी की एंट्री के बाद से सीएम गहलोत बौखलाए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वैभव पर फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप है। आपको बता दें कि इस पर भी उनसे पूछताछ की गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के छापों ने सियासी तूफान ला दिया है। ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापे मारे। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की टीम ने डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी। वहीं कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। बता दें, छापेमारी राजस्थान परीक्षा पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में की गई थी। पेपर लीक मामले, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए रुपयों के लेन देन मामले की गुप्त शिकायतें ईडी को नेताओं के खिलाफ मिली है। पिछले दिनों आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से हुई पूछताछ, कुछ कोचिंग संचालकों की ईडी में शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। ईडी के समन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा, ईडी कुत्तों से भी ज्यादा देश में घूम रही है। केंद्र के इशारे में एजेंसियां काम कर रही हैं। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया और कहा, चुनाव और अपनी हार को लेकर सीएम अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो ईडी को अपना काम करने दे, जो सच्चाई है सामने आ जाएगी। तो वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही हुड्डा भी ईडी के निशाने पर आ गई हैं। पेपर लीक मामले को भाजपा सांसद किरोड़ी लाल लगातार उठा रही है। हुड्डा और किरोड़ी को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। टीम का छापा पड़ने की भनक लगते ही हुड्डा मौके से फरार हो गए। हुड्डा की फरारी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रही हैं। जानकारी नहीं है, आप लोग जानकारी कानून को अपना काम करना दो।
आगे मान लो उन्होंने दे ही दिया है, पूछताछ की है, जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया है, कोई सोच समझ के नहीं दिया होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ, मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करने दो। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा और अब आगे और डेट दी उनको और रिक्वेस्ट पेपर करो तो की होगी, जैसे आप मुझे बता रहे हो। मैं तो बाहर निकले हूँ मीटिंग से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। कानून अपना काम करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर, सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रेसिडेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस दे करके, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका, खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सुमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम करके वो हम सुनते थे, उन बातों को लेके बुला लिया गया। अब एक बार फिर राजस्थान के 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी कथित जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी ने जयपुर और दौसा में 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने जिन अधिकारियों के घर पर छापेमारी की है उनमें पीएचई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के घर शामिल हैं। ईडी अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत घोटाले से जुड़े अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की भी जांच कर रही है। हालांकि ईडी ने इससे पहले सितंबर में भी इस तरह से रेड किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और ईडी दोनों पर पलटवार करते हुए उन पर देश भर में एजेंसी की छापेमारी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और राज्य सरकार को गिराने के लिए करने का आरोप लगाया था। बहरहाल देखना है कि ईडी की इस कार्रवाई का क्या कुछ असर आगामी चुनाव में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां सीएमओ ऑफिस से क्लोरीन गैस लीक का मामला सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से मिल रही है। सीएमओ ऑफिस से, मथुरा के सीएमओ ऑफिस से पंप हाउस से क्लोरीन गैस लीक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमओ ऑफिस से गैस लीक का मामला सामने आया। आधा दर्जन से ज्यादा छात्राओं की हालत अब बिगड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्लोरीन गैस लीक हुई है, जहां पर छात्राओं को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बड़ी खबर है, जहां पर सीएमओ ऑफिस में सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची। मौके पर घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएमओ ऑफिस में पंप हाउस से क्लोरीन गैस लीक हुई है। कई दर्जनों छात्राएं इसमें बेहोश हो गई, उन्हें तत्काल रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।